नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग प्रथम के सामाजिक स्तरीकरण का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर आगे बात करेंगे। जैसा पहले मैंने आपको सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक विभेदीकरण क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पे आपसे चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या होते हैं, यानी ये समाज में किन किन आधारों पे जन्म लेता है। तो इसके प्रमुखतः दो आधार हैं। एक तो है प्राणी शास्त्रीय, बायोलॉजिकल, जो हमें जन्म से मिला, और दूसरे हैं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणी शास्त्रीय आधारों में हम बात करते हैं लिंग, आयु, जाति, जन्म और शारीरिक विशेषताओं की, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक आधारों में हम बात करते हैं संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक सत्ता की। जहाँ तक लिंग की बात है, बाय द सेक्स, तो मानव प्रजाति को हम दो भागों में बांट रहे हैं, स्त्री, पुरुष। और प्रत्येक समाज में हम देख रहे हैं कि लिंग के आधार पे कार्यों का विभाजन है। और लिंग परंपरागत समाज में, आज के आधुनिक समाज की मैं बात नहीं कर रहा, संवैधानिक समाज की बात नहीं कर रहा। आज तो पूरी तरह पुरुष स्त्री सब बराबर है, ट्रांसजेंडर को भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम समाज की मान्यताओं की बात कर रहे हैं। तो परंपरागत रूप से लिंग के आधार पे अगर हम समाज में देखें तो कहीं ना कहीं पुरुष की सामाजिक स्थिति को स्त्री की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है। समाज की बात कर रहे हैं, संविधान की नहीं कर रहे हैं। संविधान के तहत तो सब बराबर है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पुरुष को प्रधानता देता है समाज बाय द सेक्स, सामाजिक स्तरीकरण में। वैसे तो कोई लिखित नियम नहीं है, अमेरिका के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ इस तरह की परंपरा है कि राष्ट्रपति पद पे पुरुष ही बैठेगा। हालिया चुनाव में आपने देखा है, हेनरी क्लिंटन के बारे में पिछले चुनाव में भी देखा है। चुनाव के प्रतिभागी हैं, जीत हार एक अलग तथ्य है, वो राजनीतिक विज्ञान का विषय है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की परंपराएं चली आ रही है। परंपराओं की बात करें तो हमें स्मरण है कि ब्रिटेन का तो पूरा संविधान ही परंपराओं पे चल रहा है। यानी परंपराओं का समाज में, राष्ट्र में एक महत्व तो है। संविधान के ऊपर नहीं है कोई भी चीज, लेकिन एक महत्व है। अगली बात करें आयु के आधार पे, तो आयु के आधार पे भी समाज में भिन्न भिन्न परिस्थितियां निर्मित होती है। शिशु है, बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, इनकी सबकी अलग अलग परिस्थिति है। और जब परंपरागत समाजों की बात होती है तो वहाँ वृद्धों की राय को आज भी अहमियत दी जाती है। हमारे ग्रामीण परिवेश में आप देखते हैं कि वृद्ध की राय बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी आयु भी समाज में स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप निर्मित करती है। इसी प्रकार से प्रजाति, रेस, जहां हम आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर क्या कर रहे हैं, समाज को विभाजित और विभक्त कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि भारतीय समाज में तो स्तरीकरण का आधार है जाति, कास्ट, जहां जन्म के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं कि किसका जन्म उच्च कुल में, उच्च जाति में हुआ, उसकी सामाजिक स्थिति उच्च है। निम्न जाति में हुआ है, निम्न है। आज नहीं, आज की बात नहीं कर रहा, परंपरागत भारतीय समाज की बात कर रहा हूं, जहां ये स्थिति की इस तरह का स्वरूप रहा है। आज तो लोकतांत्रिक समाज है। ठीक इसी प्रकार से यूरोप में, अमेरिका में क्या है, प्रजाति है, जहां की काले और गोरे के आधार पे भेद किया जाता है। आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, कई अखबारों में, न्यूज़ में सुना होगा।
पढ़ा होगा, देखा होगा कि जहाँ अमेरिका और अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया और उससे अनेक सुविधाएं एवं विशेषाधिकार प्राप्त किए। ऐसी ही एक परंपराएं हर समाज में हमें देखने को मिलती है। अगला है जन्म, बर्थ के आधार पर। अगर बर्थ के आधार पर मैं आपसे बात करूं तो प्रत्येक समाज में वह व्यक्ति जिसका जन्म उच्च कुल में, उच्च वर्ण में, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग में हुआ है, उसकी स्थिति गरीब की तुलना से अधिक मजबूत है, अधिक सशक्त है, अधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्राणी शास्त्र का एक अंतिम स्वरूप है शारीरिक एवं मानसिक या बौद्धिक कुशलता, जो हट्टा कट्टा है, बलिष्ठ है, सक्षम है, उसकी स्थिति कमजोर और निर्बल की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग अकुशल, पागल, आलसी, अयोग्य होते हैं, उनका स्तर उन लोगों से नीचा होता है जो बुद्धिमान, परिश्रमी, हष्ट-पुष्ट और कुशल होते हैं। ये भी एक प्राणी शास्त्रीय आधार है स्तरीकरण का। अब हम प्राणी शास्त्रीय आधारों के साथ साथ दूसरे आधार थे सामाजिक सांस्कृतिक आधार। अब हम उनकी चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण किया जाता है। आधुनिक समाज में ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी संपत्ति के आधार पर उच्चता निम्नता का भेद पाया जाता है। समाज में वे लोग उच्च माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। वे सभी प्रकार की विलासिता एवं सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। और दूसरा है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। जिसका व्यवसाय उच्च है, श्रेष्ठ है, उसके निम्न व्यवसाय की तुलना में परिस्थिति अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं तो कुछ निम्न एवं घृणित। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का पेशा जो निम्न कार्य कर रहे हैं उनकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से अन्य आधार है धार्मिक ज्ञान, रिलीजियस नॉलेज। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्तरीकरण का आधार उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं एवं धर्म के अध्ययन में रत होते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। भारतीय संदर्भ में भी जो हमारे पुजारी हैं, धार्मिक गुरु हैं, संत महात्मा हैं, मौलवी हैं, ऐसे ही गुरुद्वारे में हैं, तो उनकी स्थिति सामान्य जन से उच्च मानी जाती है। अगला और अंतिम है राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकार के आधार पर भी समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति से विहीन होते हैं। मैं कुछ और भी आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इसमें जैसे एक शब्द आया है सत्ता का, शक्ति का। आप लोग इन्हें थोड़ा नोट किया करें और नोट्स बनाया करें आप लोग। देखिए मित्रों, जो शक्ति होती है ना, वो तो क्या है, दूसरे से उसकी इच्छा के विपरीत कार्य करवाने की क्षमता है। जबकि सत्ता है वो एक संवैधानिक है, वो एक मर्यादित है, वो एक कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक है। समाज ने, व्यवस्थाओं ने उसको मान्यता दी है। यानी सत्ता में समाज किसी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि आप
समाज में नियमों की पालना करवाएं। जैसे ट्रैफिक मैन है, चौराहे पे खड़े हैं, तो उसको राज्य ने, संविधान ने, नियमों ने ये अधिकार दिया है कि जो ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करता है उसका आप चालान काटिए। हेलमेट नहीं लगा रखा, मास्क नहीं लगा रखा, ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहा है, तो ये तो हमने उसको क्या दिया, सत्ता है, ये शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्य ने उसको इसके लिए अधिकृत किया है। ऐसे ही दो शब्द और हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा। सम्मान का संबंध तो मित्रों किससे होता है, व्यक्ति के कार्यों से, और प्रतिष्ठा का संबंध किससे होता है, पद से। पद तो उच्च और निम्न होते हैं, उच्च पद है, निम्न पद है, लेकिन उच्च पद के साथ में उसका सम्मान भी समाज में अधिक हो, यह अपरिहार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। प्रतिष्ठा और सम्मान का आपसी संबंध इस रूप में है कि पद से तो व्यक्ति की क्या बनती है, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं होता है, कंफ्यूज ना हो यहाँ। उच्च पद है, निम्न पद है, इसके आधार पर तो व्यक्ति की क्या निर्मित हो रही है, प्रतिष्ठा। और सम्मान का संबंध होता है व्यक्ति को जो समाज ने पद दे दिया, अब वो उस पद के अनुसार कार्यों का निर्वहन कैसे कर रहा है, इसके आधार पे हमसे मतलब समाज उसका सम्मान करेगा। जैसे मान लीजिए आप बीए भाग प्रथम के विद्यार्थी हैं और कोई सरकारी वैकेंसी आती है और उसमें आपको कोई जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास जैसे किसी दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आप कलेक्ट्रेट जाते हैं, संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, लेकिन वहाँ आपके साथ भगवान ना करे अभद्रता का व्यवहार हो जाए, या आपको कार्य की टालमटोल हो जाए, या किसी और वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा, लेकिन उसी अधिकारी के बाहर चैम्बर के कुर्सी पे चपरासी बैठा हुआ है, उसने आपका उदास हताश मुंह देखा और आपको अपने पास बिठाया, आपकी समस्या पूछी, आपको पानी पिलाया और आपको आश्वस्त किया कि शाम को 3 बजे 4 बजे आ जाना, तेरा काम मैं साहब से करवा दूंगा। तो आपके मन में उस अधिकारी के प्रति तो क्या हो गया, सम्मान तो नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा थी, पद उच्च था, लेकिन सम्मान देना तो आपके मन में कहाँ से आता, अगर आपके जाते ही वो आपका काम करते, आपके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते, तो आपके मन में सम्मान का इन सम्मान का संबंध किससे है, व्यक्ति के कार्यों से है, और प्रतिष्ठा का संबंध किससे है, व्यक्ति के पद से है। बीच बीच में इन बिंदुओं की चर्चा करते रहा करें, नोट्स बनाते रहें, और आपकी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे या संजय जी सर हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। कोरोना का समय है, फिर वही कहूँगा, घर पे रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें, घर में तो नहीं, बाहर जब भी निकलें, जब घर में तो हम सब लोग हाइजीनिक हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं, कोई समस्या की चिंता की बात नहीं है, लेकिन बाहर जब भी जाएं, बाजार जाएं या किसी और कार्य से जाएं, पूरी सावधानी रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। और ख़ास तौर से अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें कि कोई भी बाहर से आए तो सीधा नहीं, उसको पहले कहें आप हाथ धोएं, सैनिटाइज हों, है ना। अपना पूरा ध्यान रखें आप लोग, और घर पे पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।